नोटिस भेजकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रिया भी अब याचिका के अधीन होगी। कई लोगों ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में आरक्षण को असंवैधानिक बताया गया और कहा गया कि राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। साथ ही संसद से आरक्षण की व्यवस्था बन सकती है। ये भी कहा गया है कि संसद से ही आरक्षण की व्यवस्था बन सकती है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का ही आदेश है कि अगर कोई आरक्षण देना है तो वो संसद से दिया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य की धामी सरकार ने विधानसभा में कानून बनाकर राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला लिया है और इसी पर सरकार से अब जवाब मांगा गया है। रानीखेत की रहने वाली रोशन बानो ने अपने परिवार वालों से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके बाद से रोशन बानो को उसके परिवार की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रोशन ने वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया। रोशन बानो का कहना है कि वो रानीखेत में सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। उनके पिता और भाई उनके ऊपर पैसे देने का दबाव बनाते रहते हैं। पैसों को लेकर रोशन की पिटाई का भी आरोप है। तो आए दिन के झगड़े से परेशान होकर रोशन ने हल्द्वानी के आर्य समाज में हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम रोशनी रख लिया। यहाँ ये होता है कि यार अरे पैसे वाला है तो यहाँ ले आओ, पैसे वाला है तो उसको यहाँ रख लो, लड़की के पास पैसा है तो उसका पैसा भी यहीं रख लो, पैसा हो रही है। और इन लोगों को मुझे इतना ज्यादा डर है इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने वैसे इतनी एक्टिविटीज करी, मुझे मारने की इतनी कोशिश करी है कि कल के दिन अगर ये लोग मुझे कुछ भी खरोच भी आती है, कुछ भी होता है, तो इसके सारे जिम्मेदार बसीर अहमद, साजिद अहमद और उसका पूरा खानदान होगा। जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उसके भाई चचा वगैरह जो भी हैं, ये सारे इसके जिम्मेदार होंगे अगर मुझे जरा सा भी कुछ होता है। ये मैंने आर्य समाज मंदिर में किया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले डीएम में सूचित किया था, डीएम कार्यालय में जाके सूचित किया। उसके बाद वहाँ से जो लेटर मुझे मिला वो मैं आर्य समाज मंदिर में लेके गई। फिर उन लोगों ने उसकी पुष्टि करने के बाद मुझे पूरे वैदिक हिंदू रीति रिवाजों से पूरे हवन कुंडली करके उसका पूरा मेरा रिलीजन चेंज किया गया है। ये एक प्रमाण पत्र आर्य समाज मंदिर की तरफ से दिया जाता है, जिसमें शुद्धि संस्कार लिखा हुआ है और शुद्धि संस्कार के ऊपर लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी रोशन बानो पुत्री बशीर अहमद, जो कि अल्मोड़ा की रहने वाली है, उत्तराखंड ने मुस्लिम धर्म त्याग करके वैदिक हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। और रोशन बानो का जो शुद्धि संस्कार है वो पंडित विनोद कुमार जी के द्वारा किया गया है और अब उनको कुमारी रोशनी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो अब रोशन बानो से रोशनी बन चुकी हैं, उन पर लगातार उनके परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद मामला सुर्खियों में है और प्रशासन की निगाह में भी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। 3 साल बाद चारधाम यात्रा का बस किराया बढ़ गया है। 7 कंपनियों के संयुक्त रोटेशन समिति ने चारधाम यात्रा पर 5% का किराया बढ़ाने का फैसला लिया। इस बार की यात्रा में नया किराया लागू होगा। चारों धामों के लिए बस का जो किराया पहले 3,750 रुपए था, वो अब बढ़कर 3,938 रुपए हो जाएगा। ऋषिकेश में हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। संयुक्त रोटेशन का कहना है कि डीजल, रोड टैक्स, इंश्योरेंस के साथ ही दूसरे खर्च भी बढ़ गए हैं। बस का किराया बढ़ाने का फैसला इसी वजह से लिया गया। अब चारों धामों के अलावा सभी धामों का किराया बढ़ेगा। अब एक धाम के लिए 1,554 रुपए देने होंगे, जबकि 2 धाम की यात्रा के लिए 2,289 रुपए देने होंगे। 3 धामों के लिए 3,544 रुपए और 4 धाम के लिए बस का किराया 3,938 रुपए देने होंगे। बस किराए पर डिसीजन होना था, जो किराए पे लगभग यह सहमति बनी है कि 5% जो है इसमें सहमति व्यक्त की गई सभी द्वारा कि 5% से ज्यादा किराया ना बढ़ा जाए, तो लगभग 5% किराया बढ़ाया जाएगा। लगभग 1 महीने के बाद जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग माउंट व्यू और मलारी इन होटल के पास यातायात के लिए खोल दिया गया है। दोनों को तोड़ने का काम अब अंतिम चरण में है और ऐसे में प्रशासन ने सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया है, जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते
होटलों को तोड़ने का काम भी पूरा हो सकता है। मौके पर अभी भी 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही मजदूरों के द्वारा भी लगातार होटलों को तोड़ने का काम जारी है। अल्मोड़ा के मॉल रोड पर पार्किंग का काम चल रहा है। पार्किंग निर्माण की वजह से सड़क यहां पर धंस गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्किंग निर्माण के काम में सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक ने निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। फोन पर रंगदारी मांगने का ये मामला सामने आया। पुलिस महकमे में अब हड़कंप मचा है। पीड़ित रविकांत मलिक का कहना है कि सिडकुल थाना क्षेत्र में एक जमीन को लेकर उसका एक पक्ष से विवाद चल रहा है और दूसरे पक्ष ने उसी जमीन को लेकर सुनील राठी के नाम से उन्हें धमकी दिलाई है। मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। सिडकुल थाना क्षेत्र में वादी रविकांत मलिक द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसे एक गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे कॉल है, जिसमें उनसे कुछ धनराशि की डिमांड की गई है। विपक्षी हैं वो नीरज मलिक एंड पार्टी हैं, उनके अन्य सदस्य भी हैं। उनके द्वारा गैंगस्टर सुनील राठी को अप्रोच किया गया था। चूंकि उनकी बात हुई भी है फोन पे, जो उनकी सीडीआर में भी वो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चूंकि तहरीर में कहीं सच्चाई थी तो इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। हल्द्वानी जेल एक बार फिर से विवादों में है। यहां एक कैदी और सिपाही के बीच मारपीट हो गई। सोमवार का यह मामला बताया जा रहा है, जब एक बैरक में बंद 2 कैदी आपस में झगड़ने लगे। सिपाही ने इन बीच बचाव कर इन्हें शांत कराने की कोशिश की। आरोप है कि इनमें से एक कैदी ने सिपाही के गाल पर ही थप्पड़ जड़ दिया, जिससे गुस्साए सिपाही ने कैदी की पिटाई कर डाली। इससे कैदी को कई तरह की चोटें आई हैं। जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच करा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र गुटों के भिड़ंत के मामले में कार्रवाई हुई है। चमोली और देहरादून के एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। संदीप नेगी, सौरभ ममगाई, आदित्य बिष्ट और अंकित बिष्ट पर कार्रवाई की गई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने सस्पेंशन लेटर जारी किया। कुल 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है। नौ फरवरी को छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई थी। आरोपी 13 छात्रों को मंगलवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। कोर्ट में जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने जमकर दलीलें रखी, तो वहीं पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलों में कहा कि आरोपी युवाओं पर गैर जमानत धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में हुए खूनी संघर्ष में पुलिस के कई जवान और अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए। इनकी मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष रखने के लिए उनको समय चाहिए, जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 दिन का समय दिया है और अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इन सारे जितने भी वो थे उम्मीदवार, इन्होंने अपने नॉमिनेशन भर दिए। अभी स्क्रूटनी चल रही है आज। इसके बाद हम फाइनल लिस्ट लगाएंगे। कल विड्रॉल की तारीख है और कल विड्रॉल के बाद ही एक्चुअल जो हमारा जो नक्शा है जो चुनाव का, वो हमें पता चलेगा कि कौन कितने लोगों ने विड्रॉल किया और कितने लोग मैदान में हैं। बेरोजगारों के प्रदर्शन पर सरकार की तरफ से आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की हर बात को माना है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का बातचीत से समाधान निकल सकता है और छात्रों ने जो नकल विरोधी कानून की मांग की थी उसे पूरा किया गया। पेपर लीक के मामलों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के सुपरविजन में कराने की मांग भी है, जिसके लिए सरकार तैयार है। जो मांगे उन्होंने सीएम साहब के समक्ष रखी हैं या हम लोगों के समक्ष कई बार वार्ता के कई दौर हुए हैं और उन सभी मांगों को मानकर उनके हितों के साथ सरकार खड़ी है। स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संवाद से समस्याओं के हल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उससे प्रत्येक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।
बेरोजगारों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने ऑफिस से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शन में खास बात यह रही कि सभी बड़े कांग्रेस नेता एक साथ दिखे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, मनीष खंडूरी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, ममता राकेश भी प्रदर्शन में शामिल रहे। बुधवार को बेरोजगारों के समर्थन में महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बेरोजगारों के समर्थन में कांग्रेस शिवरात्रि के मंदिरों में जल चढ़ाएगी। कांग्रेस इसे बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए जरूरी बता रही है। मंदिरों में मुस्लिमों के साथ जल चढ़ाने की बात कहकर बीजेपी ने कांग्रेस के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। 18 तारीख को शिवरात्रि है, उस दिन हमने पूरे प्रदेश में जलाभिषेक कराना है इनके बुद्धि शुद्धि के लिए, क्योंकि किस चीज का इतना अहंकार हो गया। ये लोकतंत्र है, यहाँ कब कौन अर्श से फर्श पे आ जाता है पता नहीं चलता। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को। कांग्रेस इस वक्त अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की इमेज से बाहर आना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस ने बेरोजगारों के प्रदर्शन में स्कोप खोजा। बेरोजगारों के समर्थन में कांग्रेस नेता शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में जल चढ़ाएंगे, पर बीजेपी ने मंदिरों में मुस्लिम नेताओं से जल चढ़वाने की बात कहकर धर्म संकट खड़ा कर दिया, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम नेता मंदिर जाने और जल चढ़ाने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। सवाल में जो है जल चढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसमें अगर अच्छा करें तो मेरा ये सुझाव है उनको कि मुस्लिम लोग जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं मुस्लिम, वो जल चढ़ाएं उनमें, तो निश्चित रूप से उनका बेड़ा पार होगा। नहीं, मंदिर में जाना नहीं चाहिए। मंदिर में जाएं या ना जाएं वो उनके अपनी आस्था के ऊपर है। मंदिर में नहीं जाएंगे तो मस्जिदों में जाएं मुस्लिम, अपना प्रदर्शन अपना विरोध उसमें जो है करें। उत्तराखंड में मुस्लिमों की बात कांग्रेस पार्टी पर 2 बार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ी है। पहले नमाज की छुट्टी और फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसे में इमेज सुधारना कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है और नजर अब शिवरात्रि के दिन पर रहेगी कि आखिर कितने कांग्रेस नेता बेरोजगारों के समर्थन में मंदिरों में जल चढ़ाने पहुँचते। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल में जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राज राजेश्वरम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम धामी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी एग्जाम समय पर होंगे। अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा गया है। सीएम ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि अगले 5 सालों में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो सके, लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। कैलेंडर के अनुरूप एग्जाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको ऐसा कर दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए कि अगले आने वाले 5 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित न हो पाए। हम ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंत्री सतपाल महाराज का दर्द आज एक बार फिर छलक आया। पिछले दिनों ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में कुछ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के कामों के फंक्शनल मर्जर के मामले में सतपाल महाराज का कहना है कि विभागीय मंत्री होने के नाते उनकी राय नहीं ली गई। उनका कहना है कि ना तो उनकी राय ली गई, ना ही ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी की और ना ही सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने तब तत्काल इस आदेश को स्थगित कर दिया था, लेकिन महाराज का कहना है कि वो इस मुद्दे पर बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा करेंगे। सतपाल महाराज का दर्द इस बात पर भी छलक आया कि मंत्रियों द्वारा अधिकारियों की CR लिखे जाने की उनकी बात नहीं मानी जा रही है। नहीं, मैंने तो ये भी कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया, पर चलिए अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है।
अब कल कैबिनेट है, उसके अंदर इस बात को रखेंगे हम लोग। आनंद वर्धन आपको लगता है कि अब अपने आप फैसले ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं का द्वारा? अब मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। अब कल जब ये बात उठेगी, कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी तो उस पर विचार विमर्श होगा, सारी बात रखी जाएगी। आप इन मुद्दों को उठाते हैं कि अधिकारियों की मनमानी अपने आप चलती है, और तब भी मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का, बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। और कल होनी है पुष्कर धामी कैबिनेट की मीटिंग में जोशीमठ प्रभावितों के लिए स्पेशल पुनर्वास नीति लाई जा सकती है। सर्वे एजेंसियां और एनडीएमए से मिले इनपुट के बाद नई पुनर्वास पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में कई और प्रस्ताव भी आ सकते हैं। राज्य की नई आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है। सरकारी वाहन खरीद नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। बजट सत्र गैंडसैंड में कराने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो राज्य की नई कंबाइंड पर्यटन नीति भी लाई जा सकती है। राज्य में नए सर्कल रेट का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों पर आउटसोर्स से नियुक्तियों के प्रस्ताव को रखा जा सकता है। इसमें कल जो पुनर्वास एक नीति बनी है जोशीमठ के लिए स्पेशल, उसमें माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष ये रखा जाएगा, उसमें विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो भी तय होगा वो फिर हम उसका एक शासनादेश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कोऑपरेटिव बैंकों की मीटिंग ली। सीएम ने कहा कि बैंकों से लोन के प्रोसेस को आसान बनाया जाए ताकि आम लोगों को सरकारी स्कीमों का फायदा मिल सके। वहीं सरकार की स्कीमों की कैंप लगाकर आम लोगों को जानकारी दी जाए, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन पार्टी के हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने साफ कहा कि हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ना चाहिए। यही नहीं, सुमित ने हरक सिंह रावत को लड़ाका यानी फाइटर तक करार दे दिया है। सुमित ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हरक सिंह रावत एक दमदार नेता हैं और उनके अंदर चुनाव लड़ने और जीतने की क्षमता है, इसलिए पार्टी को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको इतना बता सकता हूं, हरक सिंह रावत जी को मैं बहुत सालों वर्षों से जानता हूं, मेरे तो पारिवारिक संबंध है और वो एक योद्धा हैं। और योद्धा का जो हमारा बैटल ग्राउंड होता है, जो जंग का मैदान होता है, योद्धा का वहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो अवश्य हरक सिंह रावत जी को मेरे हिसाब से विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहिए था, मेरा व्यक्तिगत मानना है। हाँ, तो अवश्य हरक सिंह रावत जी को जहां मौका मिलना चाहिए, चुनाव उनसे बखूबी और बेहतर कौन लड़ सकता है। लोकसभा चुनावों को लेकर जमीनी रणनीति तैयार होने लगी है। ऐसे में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर कांग्रेस में ही जोर आजमाइश शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको कि कैसे कांग्रेस के अंदर फिलहाल हलचल तेज हो गई है। राज्य बनने के बाद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा भले ही एक बार कांग्रेस की झोली में गई हो, लेकिन ये इकलौती आरक्षित सीट दिग्गज कांग्रेसियों हरीश रावत और करण महरा से जुड़ी है। इस सीट पर कांग्रेस ने हर बार प्रदीप टामटा पर ही दांव खेला है। प्रदीप टामटा इस सीट पर 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत सिर्फ 1 बार ही मिली है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस सीट पर कुछ नया करेगी? जब पार्टी पूछेगी तब मैं पार्टी से अपनी भावना में, लेकिन हम 2024 के लिए लगातार सक्रिय हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के भी यहां से लड़ने की चर्चा है। ये चर्चा तब शुरू हुई जब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए इस सीट का प्रभारी यशपाल को बनाया गया, लेकिन विरोध के बाद फिर अल्मोड़ा का जिम्मा प्रदीप टामटा को और नैनीताल का प्रभारी यशपाल आर्य को बनाया गया। इस सीट से हरीश रावत भी 3 बार सांसद रह चुके हैं और वो अब भी मैदान में डटे हैं। आपने क्या ये मान लिया है कि मैंने मैदान छोड़ दिया? तो हम लड़ेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। मैंने अल्मोड़ा सीट की बात ही कर रहा हूँ सर। जगह सिंह क्या मैं ये आपके प्रश्न से मानूं कि अल्मोड़ा वालों ने मुझे डाइवोर्स कर दिया है?
प्रदीप टामटा को हरीश रावत का काफी करीबी माना जाता है। साल 2009 में सीट आरक्षित होने के बाद रावत की मदद से ही प्रदीप टामटा लोकसभा के अखाड़े में कूदे थे, लेकिन अब हरीश रावत के तेवर से लगता है कि इस सीट पर अपनी पकड़ हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तैनात गिरोह के लोग ट्रांसपोर्टर